मैं प्रवीण सर, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको एनसीईआरटी के पूरे सवाल जितने भी थे सब हमने करा दिए हैं। टोटल हम लोगों ने उसको 13 लेक्चर में कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 14 में। दूसरे अध्याय का नाम है आपका विद्युत क्षेत्र। मतलब ये सब एनसीईआरटी में सब एक में ही दिया गया है, ठीक है, अलग अलग बांटा नहीं गया है। लेकिन चूंकि हमने आपको पहले लेक्चर हमने आपको बताया था कि हमने स्थिर विद्युत्की को 5 छोटे छोटे अध्याय में डिवाइड किया था, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास जा पाएगी, आपको हम अच्छा से अच्छा पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमने अगला अध्याय का नाम है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग हमारी है वैद्युत क्षेत्र। एक ही बात है, चाहे आप विद्युत क्षेत्र बोलो वैद्युत क्षेत्र बोलो, एक ही चीज है। देखिए सबसे पहले हेडिंग हमारी पढ़ने जा रही है वैद्युत क्षेत्र, ठीक। वैद्युत क्षेत्र अंग्रेजी इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंग्रेजी इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप समझिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखें ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। जैसे मान लिया कोई आवेश है, एक आवेश है ये Q, इसको हमने जो है यहां पर बैठा दिया। कोई आवेश Q है, ये किसी जगह पर स्थिर है यहां पर, ठीक है। ये इसको हमने यहां पर जो है बैठा दिया, हमने कहा तुम आराम से बैठो। ये देखिए इसको बैठा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे आवेश को, एक ऐसा आवेश है Q0, एक दूसरा आवेश है Q0, इसको ला करके हमने यहां पर रखा। एक दूसरे आवेश Q0 को यहां पर ला करके हमने रखा। अब उसके बाद हमने इससे पूछा कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो इसने कहा कि कोई है जो मेरे ऊपर बल लगा रहा है। इसका मतलब हम समझ गए यही है, ये जो यहाँ पर बैठा है यही वाला आवेश इसके ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है। और चूंकि AB प्लस है, AB प्लस है, तो आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला जो आवेश है यही इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, अर्थात इसको भगा रहा होगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने Q0 को यहाँ पर रख दिया। हमने कहा अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। इसने कहा कि अभी भी कोई मेरे ऊपर बल लगा रहा। इसका मतलब फिर इसने जो है इसके ऊपर बल लगाया। फिर उसके बाद हमने Q0 को यहाँ रखा। हमने कहा अब बताओ कैसा लग रहा है। फिर इसने कहा कि कोई है जो मेरे ऊपर बल लगा रहा है। इसका मतलब इसने इसके ऊपर फिर बल लगाया। फिर उसके बाद हमने Q0 को यहाँ रखा। हमने कहा अब बताओ कैसा लग रहा है। इसने कहा कि कोई है जो मेरे ऊपर बल लगा रहा। फिर इसने इसके ऊपर बल लगाया। अब उसके बाद हमने Q0 को यहाँ रखा। हमने पूछा अब बताओ कैसा लग रहा है। फिर इसने कहा कि कोई है जो मेरे ऊपर बल लगा रहा है। फिर इसने इसके ऊपर बल लगाया। फिर हमने Q0 को यहाँ रख दिया। हमने कहा अब बताओ कैसा लग रहा है। इसने कहा कि अभी भी कोई है जो मेरे ऊपर बल लगा रहा है। मतलब ये वाले भाई साहब फिर इसके ऊपर बल लगाए और अंत में हमने Q0 को यहाँ रख दिया। हमने कहा अब बताओ कैसा लग रहा है। अब इसने कहा कि अब मेरे ऊपर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। जब मैंने Q0 को यहाँ पर रखा तब हमने इससे पूछा, तब इसने कहा कि कोई भी मेरे ऊपर बल नहीं लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश Q है इसके चारों तरफ एक ऐसा स्थान निश्चित है। इसका मतलब हुआ कि इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा स्थान निश्चित है जिसमें किसी आवेश को रखोगे तो ये वाले भाई साहब उस पर क्या लगा देंगे, बल लगा देंगे। तो इसी निश्चित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ एक ऐसा स्थान निश्चित होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखोगे तो ये वाला उस पर क्या लगा देगा, बल लगा देगा। उसी निश्चित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप यहां से बना सकते हैं। परिभाषा होगी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आपने क्या सीखा कि सबसे बड़ी बात हमने सीखा कि अगर हम किसी आवेश को कहीं रख देंगे तो वह अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। तो एक बार फिर से बोलिए, वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, आंसर आवेश।
किसी भी आवेश को अगर आप कहीं रख देंगे तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में केवल एक काम होता है बस, अगर उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी दूसरे आवेश को रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र, अंतिम बार बोल रहा हूं, कई बार रिपीट कर चुका हूं। वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा, आवेश। नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, यदि किसी दूसरे आवेश को आप रख दोगे तो उसके अंदर उस पर क्या लगेगा, बल। कौन लगाएगा, आंसर जिसका वैद्युत क्षेत्र होगा। चलिए अब आइए हम लोग अगली हेडिंग चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अंग्रेजी इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब आइए इसको समझिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, देखिए एग्जांपल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है। छोटा सा एग्जांपल, उसी से आपको समझ में आएगा। जैसे हमने मान लिया, ध्यान दीजिएगा, देखिए छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लिया ये राम का मकान है, ये राम का मकान है। ठीक, तो राम के घर के चारों तरफ एक ऐसा स्थान निश्चित होगा जिसमें लोग राम का नाम जानते होंगे। ये है राम का क्षेत्र। राम के घर के चारों तरफ एक ऐसा स्थान निश्चित होगा जिसमें लोग राम का नाम जानते हैं। ये किसका क्षेत्र है, ये राम का क्षेत्र है। राम ने अपनी मेहनत से ये क्षेत्र उत्पन्न किया है। ठीक, अब सोचिए यहां पर हमने मान लिया एक बिंदु ए है, यहां पर एक आदमी खड़ा है, और यहां पर हमने मान लिया एक बिंदु बी है, यहां पर भी एक आदमी खड़ा है। ठीक, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, एक आदमी खड़ा है बिंदु ए पर और एक आदमी खड़ा है बिंदु बी पर। ठीक, अब उसके बाद हमने इससे पूछा कि भैया राम का मकान कौन है, तो इसने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं, हमने कहा कि आजमगढ़ के रहने वाले। फिर इसने पूछा कि क्या करते हैं, हमने कहा बैंक में नौकरी करते हैं। तब इसने कहा अच्छा अच्छा, हाँ 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 याद आया, वो सामने वाला मकान राम का मकान है, इसने ऐसा करके बताया। अब उसके बाद हमने इससे पूछा कि भैया राम का मकान कौन है, इसने तुरंत बता दिया कि सामने वाला मकान राम का मकान है। अब बताइए दोनों में आपको कुछ अंतर समझ में आया। इसका मतलब यह हुआ कि जो आदमी ए पर खड़ा होता है वह एक बार में राम का मकान नहीं बता पा रहा, इसका मतलब ए पर राम का क्षेत्र कुछ कमजोर है, और जो आदमी बी पर खड़ा होता है वो एक बार में बता देता है राम का मकान कौन है, इसका मतलब कि यहां पर राम का क्षेत्र मजबूत है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्षेत्र को नापने जा रहे हैं, कहां क्षेत्र ज्यादा है कहां क्षेत्र कम है। इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हम क्षेत्र उत्पन्न करवाए थे, अब हम क्षेत्र को नाप रहे हैं कि कहां क्षेत्र ज्यादा है कहां क्षेत्र कम है। अब उसके बाद इस, अब सुनिए, किसी आवेश को हमने क्यू को कहीं रख दिया, ये देखिए एक आवेश क्यू है, इसको हमने कहीं रख दिया, यह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। अब इसका वैद्युत क्षेत्र कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। अब हमें इसके वैद्युत क्षेत्र को नापना है, तो इसी के वैद्युत क्षेत्र को नापने के लिए हमारे बीच में आ रही है कौन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, ये आएंगी, आकर के वैद्युत क्षेत्र को नापेंगी कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है कहां पर वैद्युत क्षेत्र कम है। तो आपने क्या सीखा कि अगर आप किसी आवेश को रख देंगे तो वह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र, और उसके वैद्युत क्षेत्र को नापने के लिए कौन आती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सीधे कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के मान को, वैद्युत क्षेत्र के मान को या वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आवेश क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र, उसके वैद्युत क्षेत्र को कौन नापेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कंसेप्ट क्लियर है। तो मैं यहां पर सीधे कह सकता हूं, देखिएगा इसकी परिभाषा यहां मैं सीधे कह सकता हूं, सीधे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम सीधे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के, मैं सीधे कह सकता हूं वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के मान या परिमाण को ही, वैद्युत क्षेत्र के मान या परिमाण को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के मान या परिमाण को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, ये पहली बात आपकी हो गई। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के मान या परिमाण को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, पहला पॉइंट आपका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? कैपिटल ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं, पहला पॉइंट। अच्छा अब देखिएगा दूसरे पॉइंट में यहां पर मैं लिख रहा हूं कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 को रखने पर, आवेश Q0 को रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल, उस पर लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F है। अगर ऐसा हुआ, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 को रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना है? F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका होता है E बराबर F बटे Q0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है भाई, E बराबर आपका होता है F बटे Q0। तो फिर देखें, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 को रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना है? F है। अगर ऐसा हुआ तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है, E बराबर आपका होता है F बटे Q0। बताओ क्लियर है? ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको बताइए, परिभाषा नहीं है ये, वैद्युत क्षेत्र के मान या परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये इसकी परिभाषा नहीं, ये तो हमने आपको ज्ञान की बात बताई कि इसका अर्थ क्या होता है। फिजिक्स में देखिए दो बातें होती है, एक होता है कि समझना, एक होता है कंसेप्ट, और दूसरा होता है लिख करके नंबर पाना। तो दोनों बातें आपको होना चाहिए। ये तो हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि वैद्युत क्षेत्र का मतलब अर्थ क्या है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? मतलब यही है कि वैद्युत क्षेत्र के मान को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये इसकी परिभाषा नहीं है। परिभाषा अब हम लोग यहां से बनाते हैं, देखें कैसे बनाते हैं। अब यहां से मैं लिख रहा हूं कि यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, ठीक है, तब यहां से आपका आ जाएगा E बराबर, अब यहां से आपका आ जाएगा E बराबर कैपिटल F। यदि Q0 बराबर 1 कूलाम तो E बराबर आपका आ जाएगा कैपिटल F। अब आप यहां से परिभाषा बना सकते हैं। देखें परिभाषा बनेगी, जब परिभाषा देखिएगा, जब उनका मान 1 हो, जब उनका मान 1 हो तो उन्हीं को वो कहते हैं। यह है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, जब उनका मान 1 हो तो उन्हीं को वो कहते हैं। अब आप इसी को शुद्ध खड़ी बोली गद्य में बोल डालिए। देखिए अब हम बोलने जा रहे हैं परिभाषा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम के आवेश को रखने पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम के आवेश को रखने पर, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम के आवेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा बताइए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम के आवेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। बताओ परिभाषा बताओ क्लियर हुई कि नहीं? एक बार फिर से, किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम के आवेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए अब आपको हम इसकी परिभाषा बना करके दिखाते हैं। देखें तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमारे सामने आने जा रही, बहुत ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें परिभाषा आपकी क्या होगी, यहां से परिभाषा लिख रहा हूं, अतः किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश, ये परीक्षण धनावेश क्या है? वही Q0 जिसको लेकर के आप टहल रहे हो, जिसको लेकर के आप दुनिया भर के काम कर रहे हैं, उसका हम लोग एक नया नाम रखते हैं। उसका क्या नाम है? परीक्षण धनावेश। अभी इसके बारे में हम आपको इसकी पूरी परिभाषा बताएंगे। तो Q0 का क्या नाम है? परीक्षण धनावेश, ठीक है। तो देखें किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को रखने पर, को क्या करने पर, को रखने पर उस पर लगने वाले, उस पर लगने वाले
वैद्युत बल को ही, उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही, उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। यही आप पेपर में लिखेंगे अगर परिभाषा आएगी तो। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले पॉइंट हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। और नंबर 3, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल F है, E बराबर F बटे Q0 होती है। यहां से देखिए ये आपकी परिभाषा खुल करके सामने आई है। अब देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट देखें। अब आपका पॉइंट नंबर आपका 4 है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं मात्रक। अब आइए आपको बताते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताते हैं। मात्रक, आइए मात्रक पता करते हैं। तो मात्रक के लिए देखिए E बराबर आपका होता है F बटे Q0, F बटे Q0। अब बताइए बल का मात्रक बोलो भाई, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो पता है पहला मात्रक क्या आ गया? न्यूटन बटे कूलाम, ये पहला मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला मात्रक क्या आ गया? न्यूटन बटे कूलाम। एक मात्रक और होता है, अगला मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर, आगे आएगा। ठीक है, अभी आप लिख लें, आगे अगले चैप्टर में जब हम लोग विभव पढ़ेंगे तो विभव में ये मात्रक कहां से आया आपको हम समझाएंगे, जानते रहिए। अगला मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। दोनों के दोनों मात्रक आपके यमकेश पद्धति में है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रक होते हैं भाई। एक मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम, अगला मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। चलिए अब आइए नंबर 5 में बीमा बताते हैं। बीमा बता दें, बीमा निकालो। चलो बताओ मात्रक क्या आया है? न्यूटन बटे कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम को तोड़ो, कूलाम को हम तोड़ेंगे एम्पियर इंटू सेकंड में। याद है, भूल गया? याद होना चाहिए कि जब हम आपको आवेश का मात्रक बताए थे, सबसे पहला मात्रक बताए थे एम्पियर इंटू सेकंड, इसी को कूलाम बोलते हैं। अरे भाई याद होगा आपको, Q बराबर होता I इंटू टी। अब I आपका धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो बताइए कूलाम के जगह पर क्या लिखेंगे? एम्पियर सेकंड। अब बताओ, बोलो न्यूटन की बीमा बोलो, MLT-2 आया, MLT-2। ये उसके बाद सेकंड को लिखते हैं T से, एम्पियर के लिखते हैं हम लोग A से। अब जरा आप ऊपर भेजो, बीमा तैयार है। क्या बीमा आई? MLT की पावर -3, उसके बाद A की पावर -1। ये है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बीमा। क्या हो गई? MLT-3, उसके बाद A-1। कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। अब आप उसके बाद देखिए छठा पॉइंट, बस 1-2 पॉइंट आपका और है। इसके बाद आप देखिए पॉइंट नंबर 6, देखिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 6 देखिए, 6 देखिए, छठे पॉइंट में यहां पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको हम एक पॉइंट बता दें, बहुत आराम से बिल्कुल समझिएगा, किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखें, ठीक, अगर आप आवेश को कहीं रखोगे तो आवेश क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। आवेश क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, अब बताइए इस वैद्युत क्षेत्र को नापने के लिए कौन आती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने आपको बताया, इसको नापने कौन आती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। बताओ, क्लियर है ना? आवेश को अगर आप कहीं रखोगे उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र, और उसके वैद्युत क्षेत्र को नापने के लिए कौन आती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको बताएं, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है? वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई अंतर नहीं है, बस केवल शब्दों का फेर है, आपके सोच का अंतर है, बस। दोनों एक ही चीज है। अब आज के बाद चाहे बोला जाए वैद्युत क्षेत्र, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का मतलब एक है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से
कोई अगर आपसे पूछेगा वैद्युत क्षेत्र बताओ, आप ऐसे सोचिए, किसी ने पूछा कि वैद्युत क्षेत्र बताओ, अरे तो तुमसे वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। कोई तुमसे पूछा कि वैद्युत क्षेत्र बताओ, तो वैद्युत क्षेत्र का क्या पूछ रहा है? मान। और मान को क्या कहते हैं? तीव्रता। इसका मतलब जब कोई तुमसे वैद्युत क्षेत्र पूछेगा, तुम क्या बताओगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओगे। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो आज के बाद अगर बोला जाए वैद्युत क्षेत्र, आप उसको क्या समझेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बार बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बोला जाएगा, पूछेंगे वैद्युत क्षेत्र बताओ, इसका मतलब है वो क्या पूछ रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं यहां पे साफ साफ लिख रहा हूं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखो यहां पे साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र का तात्पर्य, वैद्युत क्षेत्र का तात्पर्य, वैद्युत क्षेत्र का तात्पर्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही होता है। वैद्युत क्षेत्र का तात्पर्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही होता है, तीव्रता से ही होता है। इसको आप याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र का तात्पर्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही होता है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन ना हो। आज के बाद वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस शब्दों का फेर है। आवेश का उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र, उसके वैद्युत क्षेत्र को कौन नापेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए एक पॉइंट आपको बताते हैं, पॉइंट नंबर 7, सातवां देखें। सातवां पॉइंट यह है कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब देखो वैद्युत क्षेत्र हम चाहे बोले, चाहे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, एक ही चीज है। तो हम वैद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यही चीज है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा होती है। अब आइए हम आपको इसकी दिशा बताते हैं, ध्यान देना। इसकी दिशा, इसकी दिशा धन आवेश से दूर, इसकी दिशा धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है। यह है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। एक बार फिर से, इसकी दिशा धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर होती है। अब आपको हम पहले दिशा समझा दें, लिख तो हमने दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखें आपको दिशा बताते हैं। पहले कायदे से आप पहले वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप कायदे से पहले समझ लें, ठीक है? फिर आपको हम बताते हैं। देखिएगा, ये देखिए धनावेश है, ये धनावेश है। बताइए यह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? आंसर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलिए बताइए, ये वाला धनावेश यहां पर कोई बिंदु P है, बोलिए ये वाला आवेश यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? आंसर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है? अब हमसे किसी ने पूछा कि ये वाला आवेश यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसकी दिशा बताइए। तो अभी हमने आपको बताया कि धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर होता है। तो आप एक काम करिए, आप यहां से पहले P को मिला दें, यहां से आप पहले P को मिला दिए। अब सुनिए, इसका जो वैद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न होगा वो धन आवेश से दूर होगा। इसका मतलब प्लस का वैद्युत क्षेत्र, देखिए प्लस से ये दूर, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये बताइए ये वाला आवेश यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दिशा बताओ, मिला के धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर, दूर का मतलब उसी रेखा में दूर। बताइए ये वाला आवेश यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। दिशा बताइए, मिला के ये देखिए धन आवेश से दूर, ये है दिशा। ये वाला आवेश यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। दिशा बताइए, मिला के ये देखिए धन आवेश से दूर, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब बताओ क्लियर हुआ कि कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हुआ ना? इसका मतलब धन आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है धन आवेश से दूर होता है। बताइए, अंतिम बार बोल रहा हूं, ये वाला धन आवेश है यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। दिशा बताओ, मिला के ये देखिए धन आवेश से दूर, ये है। चलिए अब आपको हम ऋण आवेश का बता दें। आइए ऋण आवेश का बताते हैं। देखें ये देखिए ऋण आवेश है, बताइए ये भी अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र।
बोलिए ये वाला यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? आंसर वैद्युत क्षेत्र। दिशा बताओ। तो पहले इसको मिला दो, सॉरी पहले आप इसको क्या कर दे? मिला दे। मिलाए? आप सुनिए, ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर होता है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र यहां पर जो होगा वो ऋण आवेश की ओर होगा। ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। बताइए ये वाला आवेश यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। बताओ दिशा। मिला के ये देखिए ऋण आवेश की ओर। ये वाला यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। दिशा बताओ। मिला के ये देखिए ये ऋण आवेश की ओर। ये वाला यहां पर क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। दिशा बताओ। मिला के ये देखिए ऋण आवेश की ओर। अब बताइए दिशा समझ में आई कि नहीं आई? तो दिशा में अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा, आप एक भी प्रश्न, एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, इसलिए आराम से बिल्कुल समझ लो। धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर होता है और ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर होता है। चलिए कितने पॉइंट हमने आपको बताए थे? 6 पॉइंट हुआ था क्या? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें बस एक पॉइंट आपका और है, बस 7वां। देखें 7वां पॉइंट आपका यह है वैद्युत क्षेत्र को, 7वां पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र को हम लोग तीर, ये देखिए ये तीर से व्यक्त करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को किससे? तीर से हम लोग व्यक्त करते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जब भी कहीं किस वैद्युत क्षेत्र को दिखाना होगा हम लोग किससे व्यक्त करेंगे? तीर लगा करके तीर से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। 7 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद देखिए 8वें पॉइंट में देखिए ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है। वैद्युत क्षेत्र 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा आपका होता है असमान, दूसरा होता है असमान वैद्युत क्षेत्र। पहला होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, दूसरा बोले असमान वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे दिखाएंगे? वैद्युत क्षेत्र को हम लोग तीर से व्यक्त करते हैं। अब सुनिएगा, ये देखें एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाने का तरीका क्या होगा? ये देखिए तीर से व्यक्त करते हैं। अब सुनिए, अगर तीर के बीच की दूरी बराबर है, ध्यान देना, अगर तीर के बीच की दूरी क्या है? गैपिंग बराबर है, इसका मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और ये जो तीर है ये दिशा बताता है। इसका मतलब है कि इस जगह पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आपका है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो आज के बाद जहां कहीं भी आपको वैद्युत क्षेत्र दिखाना होगा वहां पर तीर बना देना। तीर का जो नोक होगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाना है तो तीर के बीच की गैपिंग क्या रखो? बराबर रखो। अब देखो असमान वैद्युत क्षेत्र आपको बताते हैं। असमान सुनिए, असमान आपका ये होता है, ये देखिए ये है आपका असमान वैद्युत क्षेत्र। कहीं पर गैपिंग कम है, कहीं पर गैपिंग ज्यादा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, दूसरा होता है असमान वैद्युत क्षेत्र। जहां पर आपको एक समान दिखाना है वहां पर तीर के बीच की गैपिंग को क्या रखो? बराबर। और जहां पर असमान दिखाना है वहां पर गैपिंग को अलग अलग रखो। तो कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट हो गए वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कायदे सब समझ डालिए। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो कुछ देर में लाइव क्लास चलेगी, उसमें आपको हम जब पूछेगा हम बता देंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर नंबर 15 में। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पूरा समझ करके तैयार कर डालिएगा। ओके, थैंक यू।